बच्चों, आज हम आधुनिक हिंदी उपन्यास के बारे में अध्ययन करेंगे। ये गद्य की एक प्रमुख विधा है और आप जानते हैं कि आधुनिक युग की महत्वपूर्ण देन है गद्य और इसके अंतर्गत गद्य की विभिन्न विधाएं। तो कुछ विधाओं से आप निश्चित रूप से परिचित होंगे, जैसे कि कहानी है, नाटक है, एकांकी है, रिपोर्टाज है, निबंध है और डायरी, आत्मकथा इत्यादि। पर इन सब में महत्वपूर्ण विधा जो है वो है उपन्यास, जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि गद्य जो है वो 20वीं शताब्दी की उपलब्धि है और यही वह शताब्दी है जिसने मनुष्य को हृदय की अपेक्षा बुद्धि की ओर जाने की राह अधिक दिखलाई। या हम यूं कह सकते हैं, या इस तरह से आपको समझा सकती हूँ मैं, कि इस युग में हृदय पक्ष दब तो नहीं गया, किंतु उस पर मस्तिष्क हावी अवश्य हो गया। वर्तमान में गद्य की अनेक विधाएं हैं, जैसा मैंने अभी ऊपर आपसे कुछ देर पूर्व उनकी चर्चा भी की थी। हिंदी उपन्यास के विकास के कई क्रम हैं और यहाँ पर मैं उनका भी बारे में चर्चा करूँगी। पर मैं उससे पहले आपको स्पष्ट कर देना चाहती हूँ और आपके मन में ये जिज्ञासा भी होगी कि उपन्यास आखिर है क्या। तो इसको हम संक्षिप्त रूप में परिभाषित करते हुए आपको बताएंगे कि जो आधुनिक हिंदी उपन्यास है या आधुनिक हिंदी गद्य के विविध रूपों में पर जब हम विचार करते हैं, तो ये स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है कि उपन्यास सर्वथा विलक्षण गद्य रूप है, क्योंकि इसमें अधिक लचीला और बंधनहीन कोई और भी गद्य का कोई अन्य रूप हमें नहीं मिलता है। तो हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि उपन्यास के माध्यम से जो हम है जीवन का एक चित्र और युग को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अतः उपन्यास के विषय में ये कहना समीचीन होगा कि उपन्यास मनुष्य के जीवन का स्पष्ट, यथार्थ और गद्यात्मक चित्र है। तो अब हम अपने पुनः विकास के क्रमों पर की चर्चा करेंगे और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि हिंदी उपन्यास के विकास क्रमों में लगभग हम 6 क्रमों को ध्यान में रखते हुए उन पर चर्चा करेंगे। तो पहला जो हिंदी विकास उपन्यास के विकास का पहला जो चरण है, वो है, यहाँ पर हम बता देना चाहते हैं आपको। प्रथम चरण जो है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और जो प्रथम चरण है वहाँ पर हम देखते हैं कि वह भारतेंदु युग से संबंधित है। तो प्रथम चरण में भारतेंदु युगीन उपन्यास आते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अब मैं आपको बता दूं कि जो प्रथम चरण है उसमें भारतेंदु युगीन युग के कई उपन्यासकार थे और जिनका मैं यहाँ पर नामोल्लेख करके उनके द्वारा रचित उपन्यासों को क्रमशः आपको जानकारी दूंगी, ताकि आप समझ सकें कि भारतेंदु युग में उपन्यासकारों ने किस तरह के उपन्यास लिखे और कौन-कौन प्रमुख उपन्यासकार थे। तो प्रथम चरण में श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु आता है, श्रद्धाराम फुलौरी द्वारा रचित भाग्यवती है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा नूतन ब्रह्मचारी है और ठाकुर जगमोहन दास कृत श्यामा स्वप्न। आगे हम देखते हैं कि और भी उपन्यासकार आए, जैसे लज्जाराम मेहता कृत धूर्त रसिकलाल, परतंत्र लक्ष्मी आदि उपन्यास। हम यहाँ पर यह भी देखते हैं कि राधा कृष्ण दास ने निस्सहाय हिंदू नामक उपन्यास रचा, जिसकी चर्चा भी अक्सर होती है। और किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित लवंगलता तथा अंत में जिनका योगदान रहा है वो उनमें है देवकी नंदन खत्री। इनसे आप सभी बच्चे परिचित भी होंगे। चंद्रकांता संतति, जो आप देखते हैं कि एक सीरियल के रूप में भी आया था, तो इस नाम से आप सब लोग वाकिफ होंगे और जानते भी होंगे। अब यहाँ मैं आपको संक्षेप में भारतेंदु युग के उपन्यासों की विशेषता के बारे में भी जानकारी देना उचित समझती हूँ। तो उस तरह से हम देख सकते हैं कि भारतेंदु युगीन उपन्यास के अंतर्गत जो उपन्यास का प्रारंभ है वह अनुवादों से माना जाता है और सर्वप्रथम सन 1850 के लगभग उपन्यासों के अनुवाद प्रकाशित होना प्रारंभ हुए। वास्तव में देखा जाए तो हिंदी के प्रथम उपन्यास का गौरव श्री निवास दास द्वारा रचित परीक्षा गुरु को दिया जाता है। इस युग अर्थात जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं भारतेंदु युग के उपन्यासों के बारे में, तो इस युग में श्रीनिवास दास और फिल्लौरी के अतिरिक्त जिन रचनाकारों ने उपन्यास लिखे, उनमें बालकृष्ण भट्ट का नूतन ब्रह्मचारी भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
और ठाकुर जगमोहन दास का श्यामा स्वप्न तथा लज्जाराम मेहता का धूर्त रसिकलाल और परतंत्र लक्ष्मी आदि नाम उल्लेखनीय हैं। बच्चों, ये सारे नाम जो उपन्यासकार हैं या उनके जो रचित उपन्यास हैं, उनका बारे में आपको जानना बहुत आवश्यक है और स्मरण रखना भी आवश्यक है कि उनका हिंदी साहित्य के उपन्यास के विकास क्रम में कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा था, जिसने आगे चल के उपन्यास को गति प्रदान की थी। तो यहाँ पर हम ये और स्पष्ट कर दें कि किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यास सामान्यतः बंगला साहित्य से प्रेरित होकर लिखे गए थे और देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित उपन्यास जो हैं, उनमें महत्वपूर्ण उपन्यास आता है काजल की कोठरी, और जो हम दूसरा नाम ले सकते हैं वह है अनूठी बेगम। इन दोनों उपन्यासों को हिंदी साहित्य कभी भी विस्मृत नहीं कर सकता है। तो हम यहाँ पर संक्षेप में भारतेंदु युगीन उपन्यासों की जो प्रवृत्तियाँ उभर कर सामने आईं, उनमें प्रमुख हैं इस युग के उपन्यासों में आदर्शवाद, उपदेशात्मक और नैतिक बंधन या नैतिक बोध की जो बार प्रतिष्ठा पर अधिक ध्यान दिया गया, क्योंकि आप जानते हैं नैतिकता के अभाव में या आदर्शों के अभाव में जीवन जो है वो गति नहीं पाता, समाज आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि आप सब जो भी इस बात को जानते हैं, जो समाज है वो बिना आदर्शों के आगे नहीं चल सकता। तो इन सब चीज़ों का हमारे साहित्य में होना कितना आवश्यक है, इस बात से आप बखूबी परिचित होंगे। भारतेंदु युगीन उपन्यासों की जो दूसरी विशेषता है वह यह है कि इन उपन्यासों में बंगला का अधिक प्रभाव परिलक्षित होता है और इसको हम इसी विशेषता को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि इसी युग में अर्थात भारतेंदु युग में तिलिस्म, अय्यारी और जासूसी से संबंधित उपन्यास भी अधिक मात्रा में लिखे गए। तो इस तरह से भारतेंदु युग जो प्रथम चरण है वो उपन्यासों की नींव रखने में महत्वपूर्ण उसका हम योग मान सकते हैं और इसी से जब विकास की प्रथम जो चरण होता है वो एक तरह से नींव का काम भी करता है। तो भारतेंदु युग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब हम द्वितीय चरण के बारे में बात करेंगे और आपको स्पष्ट करेंगे कि किस तरह से द्वितीय चरण अर्थात द्विवेदी युगीन उपन्यासकार उन्होंने हिंदी उपन्यासों को गति देने में और उनको पटरी पर लाने में कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो मैं अब आपको द्वितीय चरण अर्थात द्विवेदी युगीन उपन्यासों के बारे में बताती हूँ, जानकारी देती हूँ। तो इसमें हम देखते हैं कि किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास शीश महल, तारा, सुल्ताना रज़िया बेगम आदि, जो कि हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि ऐतिहासिक श्रेणी के उपन्यास थे, उनकी नींव रखी गई। और गोविंद दास द्वारा उन्होंने जो उपन्यास लिखे वो था सरकटी लाश और जासूस की भूल। तो ये उपन्यास जो हैं ये अनुवादित उपन्यासों की श्रेणी में आते हैं। तो हम देखते हैं कि विविधता से ये रचे युक्त इस समय के उपन्यास थे, जैसे ऐतिहासिक, अनुवादित आदि। और अब हम आगे चल के और भी उपन्यासों के बारे में बताएंगे कि किस तरह से वो चरित्र प्रधान उपन्यास थे या ऐतिहासिक उपन्यासों की श्रेणी में आते हैं, जैसे गंगा प्रसाद गुप्त का नूरजहाँ, कुमार सेनापति आदि। और आगे लज्जाराम मेहता ने भी यहाँ पर महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनके रचित दो उपन्यास जो जो हैं वह उपन्यासों की श्रेष्ठ श्रेणी में गिने जाते हैं। उनमें है पहला आदर्श दंपति और आदर्श हिंदू। तो हम आगे बढ़ते हुए और देखते हैं कि एक प्रसिद्ध उपन्यासकार के रूप में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिनके नाम से आप सभी परिचित हैं, उन्होंने जो अपना उपन्यास लिखा था ठेठ हिंदी का ठाठ। तो ये नाम भी आप लोगों ने सुना होगा और ये आपकी जानकारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी रहा है और इसमें आपको रुचि भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपके सिलेबस का या पाठ्यक्रम का हिंदी उपन्यास का विकास का क्रम भी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस तरह से द्वितीय चरण में द्विवेदी युग में जो उपन्यास लिखे गए उनमें विविधता थी और उन विविधता में हम देखते हैं कि ऐतिहासिक उपन्यास थे, अनुवादित उपन्यास थे, चरित्र प्रधान उपन्यास थे। तो ये तो हमने संक्षेप में इस युग के उपन्यासकार और उनके द्वारा रचित उपन्यासों के बारे में पढ़ा। अब हम आते हैं द्विवेदी युगीन उपन्यासों की विशेषता के बारे में चर्चा करने के लिए। तो हर युग के उपन्यासों की कुछ ना कुछ विशेषता रहती है, इससे आप सभी परिचित हैं और वही विशेषताएं उस युग को पहचान भी दिलाने में सफल होती हैं।
तो द्व्योदी युगीन जो उपन्यास थे, उनमें जो पहली विशेषता थी या प्रवृत्ति हम कह सकते हैं, वह अय्यारी और तिलिस्म से संबंधित है। जैसा कि आपने चंद्रकांता संतति में देखा ही होगा, और अगर नहीं भी देखा है तो आप, ये एक रुचिकर पुस्तक है उपन्यास के रूप में, जिसका आप अगर अध्ययन करेंगे तो आपको सारी जो उसमें तथ्य है या उसका कथानक है वो स्पष्ट होता चला जाएगा। तो दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति जो हम देखते हैं, वह इस युग की है, जासूसी से संबंधित उपन्यास लिखे गए हैं। तो द्व्योदी युग में ही हम देखते हैं कि अद्भुत घटना प्रधान उपन्यासों की भी एक सफल श्रृंखला मिलती है, और इनके लिखे गए उपन्यास ऐतिहासिक लेखन में की प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर लिखे गए हैं। और इसी युग की देन है कि साहित्य पर अर्थात मैं पुनः दोहराना चाहूँगी, वाक्य कुछ अस्पष्ट हो गया है, कि ऐतिहासिक उपन्यास भी इसी युग की एक प्रमुख विशेषता के रूप में देखे जा सकते हैं। बच्चों, आप ये सब जानते हैं कि साहित्य पर समाज का प्रयास अवश्य ही परिलक्षित होता है, या दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि साहित्य समाज का दर्पण है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, और इसको आप सहज रूप से समझ सकते हैं कि जो साहित्य है उसमें उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी तरह की जो परिस्थितियां हैं वो स्पष्ट रूप से नज़र आती हैं, दिखाई देती हैं। और एक सफल लेखक का ये उत्तरदायित्व भी होता है कि वो अब तत्कालीन समाज की जो भी परिस्थितियां हैं, स्थितियां हैं, उनको अपने लेखन में स्पष्ट रूप से दर्शाए। तो हम इन्हीं विशेषताओं के आधार पर कह सकते हैं कि द्वितीय युग की प्रमुख विशेषता ये भी है, इसको और भी, जैसा कि मैं अभी समाज और साहित्य की बात कर रही थी, तो द्वितीय युग की एक प्रमुख विशेषता सामाजिक चेतना पर आधारित उपन्यास लेखन भी रही है। अतः यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि द्वितीय युग के सभी के यही उपन्यास, जो अर्थात सामाजिक उपन्यास, आगे तृतीय चरण में प्रेमचंद के लेखन की प्रवृत्ति बने या पृष्ठभूमि बने। और अब हम प्रेमचंद जी के बारे में आप सभी परिचित हैं। प्रेमचंद किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उपन्यास सम्राट के रूप में आप उन्हें अच्छी तरह से परिचित होंगे। उनके लिखे हुए उपन्यासों पर भी हम अक्सर चर्चा करते रहते हैं। और प्रेमचंद का संक्षिप्त परिचय दे दूं, क्योंकि हम अगला जो चरण पढ़ेंगे वो प्रेमचंद के साहित्य से संबंधित होगा। तीसरा चरण यानी प्रेमचंद के योगदान। तो प्रेमचंद जी कहानियाँ भी इन्होंने मानसरोवर में लिखी हैं, और उसके 8 भागों में वह संकलित हैं। तो उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का हिंदी उपन्यासों में क्या योगदान रहा, उसके बारे में हम तृतीय चरण में चर्चा करेंगे। और मैं यहाँ पर आपको यहीं पे विराम दूंगी, और अगले व्याख्यानों में या अगले व्याख्यान में जब हम उपस्थित होंगे, तो उपन्यास के तीसरे विकास क्रम से हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, और आप अपनी पढ़ाई को अनवरत जारी रखें।